आगे बढ़ते हैं, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज्य सचिव कौन था? और एक बात और, यहाँ पे सिर्फ मेरी नहीं सभी सब्जेक्ट की सारी क्लासेस है जो कि आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ मेरी नहीं मिलेगी, सारे सब्जेक्ट की। अगर रेलवे के लोग हैं तो रेलवे की सारी क्लासेस, बैंकिंग में बैंकिंग की सारी। चलो बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। Who was the Secretary of the State for India at the time of formation of INC? जल्दी से आंसर करो भाई, आंसर क्या होगा इसका। देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, विंस्टन चर्चिल है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, विंस्टन चर्चिल। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आप देख सकते हो दोस्तों कि जब सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तब कौन थे? चर्चिल थे, ठीक है। ओके, ठीक है, कौन थे? चर्चिल थे। 1885 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ था, आपको मालूम है। और भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन थे गवर्नर जनरल। स्टैब्लिश हुई थी आईएनसी 28 दिसंबर 1885 को, बॉम्बे में पहले मीटिंग हुई थी। अभी देखो यहाँ पे बहुत तरीके के सवाल बनते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये वाला, जो कि मुझे मालूम है 80% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, समझ गए। दूसरा गवर्नर जनरल वाला, तीसरा आईएनसी के फॉर्मेशन वाला, और चौथा कि कहाँ पे इनकी पहली मीटिंग हुई थी। 4 सवाल है जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से जो है बन सकते हैं, ठीक है ना। सतीश कुमार, सुबह 10 बजे से रेलवे का टाइम है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 51 के बारे में बता दो भाई। आंसर क्या होगा? यहां पे चंदन का आंसर सही आया है, बाकी तो मेरे को लगता है कि है ना, बाकी सब लोगों का तो गलत है। हाँ, विंस्टन चर्चिल नहीं है, लॉर्ड चर्चिल है ये। ओके, लॉर्ड यहाँ पे देख सकते हो, विंस्टन चर्चिल नहीं है, शायद वो मेरे से गलत निकल गया होगा मुंह से। लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल है। विंस्टन चर्चिल तो अपने आजादी के टाइम पे हुआ करते थे ना। लॉर्ड रैंडोल्फ, इनको बोलते हैं लॉर्ड आर चर्चिल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं आर्टिकल 51 की बात करूं दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है, समझ गए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना आर्टिकल 51 के अंदर है। ये हमारे जो पार्ट जो हमारे यहाँ 4 है, जिसमें 36 से लेकर 51 आर्टिकल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना, राज्य के नीति निर्देश नहीं है क्या, उसके अंदर आता है, ठीक है, ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों कि आर्टिकल 51 क्या बोलता है कि हमें हमारे आसपास के देशों से क्या करना चाहिए? बढ़िया रिलेशन रखने चाहिए, समझ गए। और ये पार्ट 4 के हमारे एक के फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी बोला हुआ है कि हमें बढ़िया रिलेशनशिप है जो कि निभाने चाहिए। आगे बात करते हैं, भारत का एकमात्र राज्य जहां समान नागरिक संहिता अपनाई गई है कौन सा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? आर्टिकल 44 में क्या लिखा है कि हमारे गवर्नमेंट को देश में क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ओके, यानी कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, ओके, सबके लिए क्या होना चाहिए? सेम कानून होना चाहिए। मुस्लिम में 4 शादी अलाउ है, हिंदू में 1 अलाउ है ना। तो ऐसे काफी सारे डिफरेंशिएशन, हिंदू लॉ अलग चलता है, मुस्लिम लॉ अलग चलता है। तो भाई क्या है कि जहाँ पे सेम कानून है हमारे देश में, वो कौन सा है? वो है गोवा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कौन सा संशोधन विधानसभा के चुने गए सदस्य पर प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकते? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल बदल के बारे में भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। उसके तहत हटा दिया जाता है। यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा है सर इसका मिसयूज भी होता है। बिल्कुल यार, मिसयूज होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नहीं है तो इसका मिसयूज भी बहुत होता है ना। और काफ़ी, जैसे कि आपने धर्मेंद्र का देखा होगा, धर्मेंद्र की जो फर्स्ट वाइफ है वो डिवोर्स नहीं मिल रहा था तो उन्होंने कन्वर्जन किया इस्लाम के अंदर, फिर शादी करी हेमा मालिनी से। तो ऐसे काफ़ी जो है आगे पीछे होते रहते हैं। तो ऐसा करना मतलब सिंपल सी बात है, पूरे देश में एक समान कानून होना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर होता है ना। चलो
तो यहाँ पे संशोधन की बात करें, अगर आपने फॉर एग्जांपल कांग्रेस का टिकट ले लिया, कल को आप बीजेपी में भाग गए, बीजेपी का ले लिया कांग्रेस में भाग गए, तो भाई ऐसा अलाउ नहीं है, प्रतिबंध है ऐसा, समझ गए। और ऐसा प्रतिबंध कौन सा आर्टिकल के द्वारा होता है, ये अनुबंध कौन सा है, ये अमेंडमेंट जो किया गया था संशोधन, ये 58 के अंदर किया गया था, ठीक है। 58 नहीं था, 52वां था, 58 नहीं था, 52वां था। तो 52वां अमेंडमेंट था 10 शेड्यूल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट, दल बदल कानून, हम जिसके तहत 10वें शेड्यूल के अंदर अनुसूची के अंदर है। ओके, राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे 85 के अंदर इसको किया गया था। ओके, संविधान के 52वां संशोधन ने 10वीं अनुसूची को जोड़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 52वां अमेंडमेंट है ये, ठीक है ना। ठीक है, चलो आगे बात करें, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान करी गई, माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, जल्दी से बताइए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को भी मिला था, आपको मालूम है ना। अभी देखो, अगर मैं माइनॉरिटीज की बात करूं ना, तो यहाँ पे माइनॉरिटीज की राइट को लेकर जो संवैधानिक अधिकार मिला था नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट को, वो 1992 के अंदर मिला था, समझ गया। ये पहली बात तो ये। एक और सवाल यहाँ पे जो कि करंट अफेयर का और आपके पॉलिटी का मिला के बन सकता है, वो बन सकता है एनसीबीसी का, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का, ठीक है। 123वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि लाया गया था, संवैधानिक संशोधन बिल, और हमारे संविधान के 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये, ओके, जिसके तहत क्या किया गया, हमारे संविधान में के तहत पावर मिली है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, 102, ठीक है, ध्यान रखिएगा, समझ गए मेरी बात। अभी थावर चंद गहलोत है जो कि सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है, उनके अंडर के अंदर आता है, चेयरमैन बना रखे हैं भगवान लाल सैनी को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का, ध्यान रखिएगा, यहां से भी सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। चलो तो अगला सवाल देखते हैं, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट यहां पे हेलनेस कहां पर है, बताओ भाई। और वीडियो को शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, सब जगह पे, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। देखो, एग्जाम के अंदर बिल के बारे में नहीं पूछते हैं, है ना, संशोधन के बारे में पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आप है ना गलती से ये मत लगा देना, बिल तो आते जाते रहते हैं, बिल का पास होना जरूरी है, तो बिल पेपर में नहीं पूछते हैं कभी भी, मैंने बता दिया, वो बात अलग है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वरना मुझे मालूम है कमेंट में बहुत सारी जगह पे 123 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। ये वाला इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट आता है एग्जाम में, ठीक है ना। चलो, ये कहां पर है, यूएसए के अंदर है, ठीक है। तो माउंट हेलनेस जो है, ये लोवाला जो जगह है अमेरिका के अंदर, वहां पर है, ओके, वॉशिंगटन वाले एरिया के अंदर। भारत सरकार का खाद्य और पोषण बोर्ड कौन से मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, जल्दी से बताइए। तुक्के पे तुक्का मारा बच्चों ने, घुमा घुमा के फिलीपींस, किसी ने कोई किसी ने, जल्दी से आंसर करो भाई, क्या होगा इसका। दिनेश ने एक सवाल पूछा है कि सर अगर मोदी जी वाराणसी से चुनाव हार जाते तो क्या पीएम बन जाते क्या। अरे भाई, मोदी जी 2 जगह से खड़े होते हैं, आपको मालूम है ना, ठीक है, और हार भी जाते तो भी क्या फर्क पड़ता है। अरुण जेटली भी तो हारे थे, मिनिस्टर बने कि नहीं बने, कल को अगर अरुण जेटली जी को मिनिस्टर बनाया जाता तो बना सकते थे, ओके। अरे भाई, लोकसभा से नहीं तो राज्यसभा से बना दोगे, तरीके तो और भी 50 हैं, ठीक है, ठीक है दिनेश, उम्मीद करता हूं आपको आंसर मिल गया होगा। चलो आंसर यहाँ पे बात करें, और आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे मोदी जी के हारने की बात करिए, काफी सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। दिनेश, ऐसी बातें मत क्या करो ठीक है। प्लस कोर्स की वैलिडिटी कितने साल की है, गोल्डन रॉय पूछ रहे हैं। अरे भाई, गोल्डन रॉय जितने टाइम की लोगे उतने टाइम की मिलेगी, ठीक है। चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ
वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके अंडर में आता है फूड एंड न्यूट्रिशन, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि महिलाओं को और बच्चों के जो है पोषण के ऊपर हम ध्यान रखें। समझ गए, ध्यान रखिएगा दोस्तों, है ना। कई जगह पे रीजनल ऑफिसर्स भी बना रखे हैं। अगला सवाल है, हाँ भाई बिल्कुल सही है, राहुल गांधी भी 2 जगह से लड़े थे, है ना। एक जगह तो हार गए और दूसरी जगह इज्जत बच गई, दूसरी जगह से जीत कर, वरना ठीक है बहुत बुरा होता मतलब। ठीक है, आगे बात कर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक राज्य के लिए बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करता है? बताओ भाई, बैंकिंग ओम्बुड्समैन हर राज्य के अंदर कौन अपॉइंट करता है? यहाँ पे महबूब आलम बोल रहे हैं कि सर पॉलिटिकल की बात ना करें। अरे यार थोड़ा सा टाइम पास करने दिया करो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, चिल रहा करो, इतना लोड मत लिया करो यार, ठीक है मतलब, है ना। चिल रहा करो, क्या फर्क पड़ता है भाई तुम्हें पढ़ाई करनी है, अपना प्रिपरेशन करना है, क्या फर्क पड़ता है राहुल गांधी मोदी। चलो ठीक है, अगला यहाँ पे आंसर की बात करें तो दोस्तों आरबीआई है जो कि यहाँ पे प्रत्येक राज्य के लिए बैंकिंग लोकपाल है जो कि नियुक्त करता है। ओके, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओम्बुड्समैन लोकपाल करते क्या है कि जो भी भारतीय जनता है उनकी शिकायतों के खिलाफ क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कर शुल्क भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा टैक्स नहीं लगाया जाता है, जल्दी से बताइए। और भाई वीडियो कर दो शेयर। मोहित वर्मा को यहाँ पे टेंशन हो रही है, बोल रहे हैं कि सर रेलवे प्राइवेट होगा क्या? अरे भाई आपकी नौकरी लग जाएगी, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है आपको, आप एक बार नौकरी ले लो, उसके बाद दामाद बन जाओगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, फिर आपको कोई नहीं निकाल सकता, है ना। फिर टेंशन मत लो। चलो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टोल पे आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स लगाती है, टोल ना के जो है स्टेट टैक्स जो होता है ना, स्टेट के ऊपर जो टोल लगता है ना, वो स्टेट ही लगाता है, आपको मालूम है ना। तो सर्विस टैक्स, एजुकेशन, इनकम, ये सारे के सारे सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं। ओके, चलो स्टेट टैक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टोल जो है स्टेट के ऊपर। ओके चलो, और ठीक है, तो टोल टैक्स यूजुअली कलेक्ट कौन करती है? प्राइवेट कंपनियां करती है, रिकवर करती है जो भी रोड के ऊपर उन्होंने पैसा लगाया है उसको। और वैसे रूल तो ये होता है कि जैसे कि मान लो 10 किलोमीटर का हाईवे बनाया, ओके, और 10 किलोमीटर के हाईवे के ऊपर एक टोल लगा दिया, जिस दिन इसके पैसे रिकवर हो जाते हैं आपके बनाने के, उस दिन ये टोल जो है वो हटा दिया जाता है। वैसे तो मतलब रिकवरिंग के प्लस मेंटेनेंस के जो पैसे आपको मिल जाते हैं ना जब, ओके, तब क्या होता है कि ये हटा दिया जाता है टोल। लेकिन भारत में ऐसा होता नहीं है, अपने यहाँ पे इसको परमानेंट लगाया जाता है ना। गडकरी जी का एक है ना, लोकसभा के अंदर उन्होंने बोला भी था कि भारत में कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको टोल हट जाएंगे, कभी नहीं हट सकते, क्योंकि पैसे कमाने का जरिया है भाई। और सिंपल सी बात है, बढ़िया रोड चाहिए तो टोल देना पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है। चलो आगे बात करते हैं, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया? स्टेथोस्कोप पता है ना, डॉक्टर साहब जो लगा के आते हैं। अरे भाई हाँ, अभी तो जीएसटी हो चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन की तौर पे बात करी जा रही है। आंसर बताओ भाई। सीजीएल का क्लास अवनी आपको शाम के टाइम पे मिलेगी। आंसर यहाँ पे मिलेगा आपको, आंसर होगा यहाँ पे रेने लिनेक। लेकिन जो एसएससी के बच्चे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, नॉलेज आपको काफी मिलेगी। ओके, तो 1816 के अंदर फ्रांस के अंदर जो रेने हैं उन्होंने इसका आविष्कार किया था, और उसमें लकड़ी की ट्यूब और मोनोरल है जो कि उस टाइम पे यूज करी थी। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार आप सभी लोगों को मालूम है कौन से देश से, बच्चों वाला सवाल है, आंसर आसानी से कर लोगे। फिलीपींस के कौन थे? ठीक है, फिलीपींस के कौन थे? प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनके नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत है, जो कि करी गई थी, काफी पहले करी गई थी। इस अवार्ड की पहली शुरुआत करी गई थी 1958 के अंदर। फिलीपींस तो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और
आपको मालूम है अवार्ड की बात करें तो काफ़ी सारे लोगों को अवार्ड मिल चुका है, और अभी रिसेंटली जो है वो रवीश कुमार को भी मिला था। ठीक है, एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पे इसको जाना जाता है। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, वोटर्स डे कब मनाते हैं? दो चीजें बता दो इसमें मेरे को, एक तो थीम भी बता दो, थीम क्या थी, और साथ में फिर मेरे को ये भी बता दो कि भाई डेट क्या होती है। दोनों चीजों का आंसर है जो कि कर दो। देखो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, और आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 25 जनवरी। 26 जनवरी से एक दिन पहले आता है ना, और इसीलिए आप इसको इसीलिए याद कर सकते हो। ठीक है, 25 जनवरी फाउंडेशन डे होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 1950 को बना था, इसीलिए 2011 से हम लोग क्या बनाते हैं, नेशनल वोटर डे, जो कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी को लेकर और बाकी सब चीज़ों को लेकर, समझ गए मेरी बात? तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 2019 की थीम क्या थी? नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। हालांकि बहुत सारे पीछे रह गए थे बेचारे, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन ये थीम थी और इलेक्शन कमीशन ने परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए काफी काम किया वैसे तो, है ना। चलो, तीरंदाजी में लक्ष्य का आकार कैसा होता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखा होगा ना, इस तरीके से बने होते हैं, इसमें पॉइंट होते हैं कि भाई आपको यहाँ पे इतना 20 पॉइंट मिलेंगे, यहाँ पे मतलब 10 होते हैं या 20 होते हैं, जितने भी होते हैं, फिर 5 फिर 3 इस तरीके से, है ना। तो राउंड होता है, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति का रॉक कट वास्तुकला शिलालेख कहाँ पाया गया है? रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ पे मिला था भाई? देखो हमारे यहाँ पे धौलावीरा में 7 अर्धगोलाकार निर्माण पाए गए, जिसमें से 2 को विस्तार में खोला गया था। 2 बड़ी चट्टानों के टुकड़े पे बने थे। धौलावीरा पश्चिमी भारत में गुजरात में कच्छ जिले के आसपास में, आपको मालूम है, और कर्क रेखा के ऊपर है, और रन ऑफ कच्छ जो है वहां पे ये देखने को मिलता है। आपको मालूम है आंसर क्या हो जाएगा? धौलावीरा आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। सर्वोदय का मतलब क्या होता है? विनोबा भावे हो गए, महात्मा गांधी जी हो गए। ओके, स्टार्ट किया था महात्मा गांधी थे, बाद में नॉन वायलेंट मूवमेंट जो है वो विनोबा भावे के साथ में स्टार्ट किया था। जेपी नारायण ने भी इसको ज्वाइन किया था, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सर्वोदय की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? सभी लोगों का प्रोग्रेस हो, यानी कि सभी लोगों का उत्थान हो, अपलिफ्टमेंट हो, उसको सर्वोदय कहते हैं। ठीक है, गांधी जी का इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्रिंसिपल था, मूवमेंट था, और सर्वे का मतलब सभी, उदय का मतलब अपलिफ्टमेंट, इस तरीके से इसका मीनिंग बनाया गया है। 1927 में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स में होने वाली दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक में कौन उपस्थित हुआ था? आंसर करो भाई, क्या होगा? उन्नीस सौ 27 में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से ब्रुसेल्स में होने वाली दलित राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक में कौन उपस्थित हुआ था, ये आपको बताना है। और ठीक है, और यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफिशियली वहाँ पे नेहरू जी थे दोस्तों, जो कि वहाँ पे उन्होंने मीटिंग को अटेंड किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और जवाहरलाल नेहरू जो थे जनरल सेक्रेटरी आईएनसी के हुआ करते थे। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के लिए हरिपुरा कांग्रेस ने एक मील के पत्थर का काम किया, क्योंकि हरिपुर कांग्रेस सेक्शन के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? हरिपुर के अंदर क्या हुआ था? प्लानिंग कमीशन के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ गए? तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा।
और जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम पे, और ठीक है सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने ये क्या थे, कांग्रेस के लीडर थे उस टाइम पे बड़े। और कांग्रेस हालांकि डिवाइड हो गई थी कंजर्वेटिव ग्रुप के अंदर, रेडिकल के अंदर, है ना। सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल प्लानिंग कमेटी को लीड किया। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है उसने उन्हें क्या बनाया, प्लानिंग कमीशन का आइडिया भारत को दिया, जिसको हटा के अभी कुछ टाइम पहले नीति आयोग है जो कि लाया गया था। समझ गए। चलो, सलीम अली पक्षी विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहां पर है। आज के सवाल थोड़े से मुश्किल लगेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट है। अवनी बोल रही है एनटीपीसी की टाइमिंग क्या है। अरे भाई ये एनटीपीसी तो चल रहा है, और क्या चल रहा है, कौन सा यूपीएससी चल रहा है या कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाने के लिए चल रहा है। अरे भाई अवनी केशरी, एनटीपीसी की टाइमिंग यही तो है, सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है क्लास। आप यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी और नेशनल हिस्ट्री का जो सेंटर है इंफॉर्मेशन एजुकेशन रिसर्च का, एंथ्रोपोलॉजी और नेचुरल हिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के आधार पर केंद्र राज्यों में शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित में से किसमें दिया गया है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है जो कि डिवाइड करी गई थी, ध्यान रखिएगा।